बामसेठ एवं भारत मुक्ति मोर्चा का आज मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन बस्ती मंडल का आयोजित किया जा रहा है। आज के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अमन मेश्राम साहब, मंच पर उपस्थित सम्मानित अतिथि एवं वक्ता साथी और सामने बैठे और खड़े साथियों, इस देश में 3.5% ब्राह्मणों के द्वारा इस देश में ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को 2 प्रकार की बातें कहकर उनको अपने साथ जोड़ने का और उनका वोट लेने का और उनके वोट के आधार पर इस देश की सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा करने की कोशिश लगातार की जा रही है। एक कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो लगातार इस बात को लेकर चर्चा करते रहते हैं कि इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हमने लड़ी है, इसलिए हमारे साथ लोगों को खड़े रहना चाहिए। और वो आरएसएस बीजेपी के लोगों को ये कहते रहते हैं कि जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं वो लोग आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए थे। तो एक अंग्रेजों की बात करके वोट लेना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी के जो लोग हैं वो लोग मुगलों की बात करके वोट लेना चाहते हैं और वो लगातार मुगलों के खिलाफ में बात करते रहते हैं। और मुगलों के खिलाफ बात करते करते इस प्रकार की बात करते हैं कि वो आज के मुसलमानों को भी मुगल ही बताने की कोशिश करते रहते हैं। जहां मुसलमानों की बस्ती है तो कहते हैं ये मुगलों की बस्ती। और अब तो बात आगे बढ़ गई, अब तो कहते मिनी पाकिस्तान हो गया। तो ये बात खास तौर से ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को समझने की है, क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को इसके नाम पर भड़काया जा रहा है। मुगल अलग है और मुसलमान अलग है। मुगल विदेश से आए थे और मुसलमान यही के हैं जो एससी, एसटी, ओबीसी से कन्वर्टेड हो गए, धर्म परिवर्तित हो गए, इस्लाम को स्वीकार कर लिया, वो मुसलमान हो गए। वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं, उनकी नस्ल अलग नहीं है, बल्कि वो हम ही से कन्वर्टेड हैं, हमारे ही भाई हैं। धर्म बदलने से नस्ल नहीं बदलती है, डीएनए नहीं बदलता है। इसीलिए जो डीएनए टेस्ट हुए, उन डीएनए टेस्ट में यह बात साबित हो गई कि जो भारत में एससी, एसटी, ओबीसी के लोग रहते हैं उनका जो डीएनए है और भारत के मुसलमानों का जो डीएनए है वो एक ही डीएनए है। मतलब ये कहीं और से नहीं आए हैं, यही के हैं। दुनिया में तमाम देशों में मुसलमान हैं, लेकिन तमाम देशों में मुसलमानों में जातियां नहीं हैं, केवल भारत के मुसलमानों में जातियां हैं। ये जातियां इस बात का सबूत है कि जैसे इधर लोग जातियों में बांटे गए थे, जब वो इस्लाम को स्वीकार किए तो जातियां पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाई और उधर भी वो जाति के रूप में बनी हुई है। ये भी इस बात का सबूत है कि भारत में जो मुसलमान हैं वो कोई अरब ईरान से नहीं आए हैं, यही के हैं, यहाँ के असल बासिंदे हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं। फिर ये लड़ाया क्यों जा रहा है? क्योंकि इस देश में अभी जो समस्या है, अभी एक आदमी कह रहा है कि मुगलों से लड़ने की बात है इसलिए वोट दो। दूसरा आदमी कह रहा है कि हमने अंग्रेजों से लड़ा इसलिए वोट दे दो। लेकिन आज की तारीख में जो समस्या है, चाहे किसी को घड़ा मटका छूने की वजह से हत्या कर दी जा रही है, चाहे आईपीएस जैसे अधिकारी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, या देश के अंदर तमाम ओबीसी, एससी, एसटी के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, चाहे हमारे हक अधिकार हमको नहीं दिए जा रहे हैं, शेड्यूल कास्ट का कोटा नहीं पूरा हुआ, शेड्यूल ट्राइब का कोटा नहीं पूरा हुआ, ओबीसी की गिनती तक नहीं हो रही है, तो इसके लिए अंग्रेज जिम्मेदार है कि मुगल जिम्मेदार? इसके लिए तो ना अंग्रेज जिम्मेदार है ना मुगल जिम्मेदार है। मगर एक पार्टी अंग्रेजों के खिलाफ बात करके हमारा समर्थन लेना चाहती है और दूसरी पार्टी मुगलों के खिलाफ बात करके हमारा समर्थन लेना चाहती है। बाबर, अकबर, औरंगजेब के खिलाफ बात करके हमारा समर्थन लेना चाहती है।
तो आज की तारीख में ओबीसी एससी एसटी के लोगों को यह बात समझने की जरूरत है कि आज जो हमारी दुर्दशा है, जाति के नाम पर जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, जो हमको हमारे हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, या जो हम बैकवर्ड हैं, जो हम पिछड़े हुए हैं, ये क्यों है? हम अपने आप पिछड़े हुए नहीं हैं, बल्कि हम पिछाड़े गए हैं। हमारे बाप दादा नालायक नहीं थे, मेहनत करते थे, पैदा करते थे, और हमारे मेहनत के दम पर वो 3.5% लोग परजीवी बन के जिंदा रहते हैं। तो हमारे बाप दादा पुरखे पूर्वज नालायक नहीं थे, लेकिन उनको अवसर नहीं दिया गया, इसलिए हम लोग बैकवर्ड हुए। तो अवसर किसने रोका? क्या अंग्रेजों ने रोका? क्या मुगलों ने रोका? नहीं रोका। तो फिर किसने रोका? तो टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 को एक खबर छपी, और वो खबर कह रही है कि भारत में जो ब्राह्मण हैं उनका डीएनए भारतीय लोगों से नहीं मिलता। और अंग्रेज जब नहीं आए थे, मुगल जब नहीं आए थे, तब ब्राह्मण भारत में आए, और ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई, ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था बनाई, और वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था बनाकर हमारे लोगों को गुलाम बनाने का काम किया। ज्योतिबा फूले इस बात को समझते थे जो आज हमारे लोग नहीं समझ रहे, जिनको अंग्रेजों की बात समझाया जा रहा है, जिनको मुगलों की बात समझाया जा रहा है। ज्योतिबा फूले इस बात को समझते थे, और इसलिए ज्योतिबा फूले ने जब अपनी लड़ाई शुरू किया तो रनाडे को ज्योतिबा फूले ने दो टूक शब्दों में कहा। रनाडे ने कहा कि अंग्रेजों को भगाना है, तो ज्योतिबा फूले ने कहा अंग्रेज चले जाएंगे, कल तुम्हारा राज आएगा, तुम हमारे जैसे कुनबी किसानों के साथ में बराबरी का व्यवहार करोगे। ज्योतिबा फूले जानते थे ये नहीं करने वाले, छत्रपति साहू महाराज जानते थे ये नहीं करने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे ये नहीं करने वाले, और इसलिए फूले साहू अम्बेडकर ने अपनी आजादी का आंदोलन अलग रखा। और वो आजादी का आंदोलन क्या था? ब्राह्मणवादी व्यवस्था से, गुलामी से आजादी हासिल कर। तो क्या अंग्रेजों के जाने से ब्राह्मणवादी व्यवस्था की गुलामी खत्म हो गई? और खत्म हो गई तो आज वर्ण व्यवस्था के आधार पर, जाति व्यवस्था के आधार पर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा? जो अधिकार हमारे संविधान में लिखे गए हैं, वो अधिकार हमारे खत्म क्यों किए जा रहे हैं? वो हमको क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? तो इससे ये बात साबित होती है कि आज भी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था की गुलामी खत्म नहीं हुई है, और वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बनाने वालों की औलादें आज भी इस देश पर हमारा वोट और सपोर्ट लेकर राज कर रही है, और हमको अधिकार वंचित करने का काम कर रही है। इस देश में 3.5% ब्राह्मणों के पास में सबसे बड़ा संकट आया जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सबको वोट का अधिकार दिया। 1 मैन 1 वोट 1 बैलूट, एक आदमी होगा, उसका एक वोट होगा, और उसके वोट की एक कीमत होगी। चाहे अडानी अंबानी वोट डाले तो एक गिना जाएगा, टाटा बिरला वोट डाले तो एक गिना जाएगा, और गांव का किसान मजदूर आदमी वोट डाले तो भी एक ही गिना जाएगा। सबकी वैल्यू एक होगी। बाबा साहब अम्बेडकर जब वोट के अधिकार के लिए लड़ रहे थे, तब ये लोग नहीं चाहते थे कि हम लोगों को वोट का अधिकार मिले, और ये विरोध कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि पढ़े लिखे लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, टैक्स देने वालों को वोट का अधिकार होना चाहिए, सभी को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये इस बात के लिए लड़ रहे थे। मगर बाबा साहब अम्बेडकर इस बात के लिए लड़ रहे थे कि हमारे लोगों को तो हजारों साल से पढ़ने नहीं दिया गया, धन नहीं रखने दिया गया, तो हमारे लोगों को इस आधार पर वोट का अधिकार कैसे मिलेगा? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा केवल वयस्क होना ही, एडल्ट होना ही, बालिग होना ही वोट के अधिकार के लिए पर्याप्त है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं देखा जाना चाहिए। और इसके आधार पर वोट का अधिकार मिला। ये लोग कह रहे थे कि अनपढ़ लोग वोट कैसे डालेंगे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अनपढ़ लोग नाम पढ़कर वोट नहीं डाल सकते, लेकिन रामलाल नाम का आदमी अगर चुनाव लड़ रहा है, उसका नाम लिखा रहेगा रामलाल, तो अनपढ़ आदमी पढ़ के वोट नहीं डाल पाएगा। लेकिन अगर ये प्रचार कर दिया जाए कि रामलाल का चुनाव निशान कुर्सी है, और कुर्सी पर वोट दोगे तो रामलाल को मिलेगा, तो अनपढ़ आदमी भी कुर्सी देखकर वोट डाल देगा। इसलिए भारत में चुनाव चिन्ह
आया ये बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आया। और ये आने से इनको सबसे बड़ी समस्या पैदा हो गई, इनके सामने खतरा पैदा हो गया कि आखिर हम 3.5% लोग, जब इनकी संख्या 85-90% है, तो हम 3.5% लोग कैसे, जब सबको वोट का अधिकार मिल जाएगा तो हम लोकतंत्र में कैसे कब्जा करेंगे। बड़ा संकट पैदा हो गया। तो उस संकट का समाधान करने के लिए इन लोगों ने हमारी बस्तियों में आना शुरू किया और क्या कहना शुरू किया, कहा तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू। हम लोग इतिहास की किताब पढ़े, इतिहास की किताब में पढ़ाया गया है कि सिंधु से हिंदू बना, सा का उच्चारण हाक होने की वजह से हिंदू बना। अब सिंधु से हिंदू बना तो सिंधु सभ्यता तो हमारे पूर्वजों ने बनाई, हमारे पुरखों ने बनाई। तो सिंधु सभ्यता में तो दूर दूर तक ब्राह्मण नहीं थे, तो आज ब्राह्मण हिंदू कैसे हो गए? जब सिंधु में नहीं थे तो आज हिंदू कैसे हो गए ब्राह्मण? तो हमें समझने की जरूरत है। जब जजिया कर लगाया गया मुगलों के द्वारा, ब्राह्मणों ने कहा हम हिंदू नहीं, मुगलों का महल घेर लिया और जजिया कर नहीं दिया। जब दयानंद सरस्वती ब्राह्मणों के बड़े नेता थे, उन्होंने कहा हम हिंदू नहीं, ये गाली है, हम तो आर्य हैं। ये कभी हिंदू नहीं मानते थे, लेकिन वोट का अधिकार मिलने के बाद में हमारे बीच में आकर ये हिंदू बनने लगे, हमको हिंदू बनाने लगे। अगर हमारा कुछ नाम है और किसी ने उसका गलत उच्चारण किया तो क्या हम वही बन जाएंगे? तो जितने गलत उच्चारण कर रहे हैं वो सब गलत कर रहे हैं। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, सिंधु का हादसा से हा हो गया, ऐसा इतिहास की किताबों में लिखा गया है। तो हमको मूर्ख बनाने के लिए आते हैं। तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू है। अब अगर हम लोग पूछ ले भैया चौथे नंबर वाले हिंदू हैं, पहले नंबर वाले हैं कि दूसरे नंबर वाले हैं कि तीसरे नंबर वाले हैं कि चौथे नंबर वाले हैं कि पांचवें नंबर वाले हैं? पहले नंबर वाला ब्राह्मण है, दूसरे नंबर वाला क्षत्रिय है, तीसरे नंबर वाला वैश्य है, चौथे नंबर वाला शूद्र है और पांचवें नंबर वाला शूद्रों से भी नीचे निकाला गया अछूत है। तो ये 5 तरीके के हैं, तो हम चौथे नंबर वाले हैं। अगर ये पूछ ले तो ब्राह्मणों ने सोचा ये पूछ लेगा तो जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा तो उसको पता चल जाएगा ये तो चौथे नंबर वाला है, पांचवें नंबर वाला है। तो संकट है। तो इसलिए ये पूछो ही ना, उसके पहले कहा एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाए। अब हम लोग कितना समझदार, हम लोग इतना समझदार हैं कि हम समझ गए कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं तो 100 साल में, 200 साल में, 300 साल में, 400 साल में, 500 साल में, 600 साल में, पैदा करते करते 600-700 साल में जब ज्यादा संख्या बढ़ जाएगी तो फिर कब्जा कर लेंगे देश पर। इतना समझ गए। उसको रोकने के लिए 3.5% के पीछे खड़े हो गए। और छोटी सी बात नहीं समझ पाए कि जब पंडित जी बता रहे हैं ज्यादा बच्चे, ज्यादा संख्या से कब्जा होता है, तो ओबीसी 52%, SC 15%, ST 7.5%, ये 3 जोड़ दिया जाए तो 74.5%, इसके साथ माइनॉरिटी जोड़ दिया जाए तो 85-90%। पहले ही हम इतना है, जब हम ही ज्यादा है तो हम ही कब्जा क्यों नहीं कर लेते? ये छोटी सी बात नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? जो आदमी दिमाग से आजाद होता है उसका हाथ पैर बांध कर गुलाम बनाया जाता है, मगर जिसका दिमाग बंधा हुआ है उसका हाथ पैर बांधने की क्या जरूरत है? तो हमारा तो दिमाग ही हमारे समाज के लोगों का बांध के रखा हुआ। बच्चा घर में पैदा होता, पंडित से पूछने जाते मांगलिक है कि नहीं, पूछने जाते ही नहीं जाते। अब वो बता दिया मांगलिक है तो उसका धंधा शुरू हो गया। महिलाएं बैठी है, महिलाओं को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इन चीजों में रहता है। बच्चा हम पैदा करते हैं, पूछने उसको जाते हैं, नाम उससे पूछ कर रखते हैं। शादी होती है तो हमारा संस्कृत में PhD नहीं चलेगा, अनपढ़ ब्राह्मण चलेगा। उससे तारीख बिचरवाते हैं, उससे शादी करवाते हैं, घर बड़ी मेहनत से बनाते हैं। हमारे समाज में घर बनाना बहुत कठिन काम है, पूरा जीवन लग जाता है जो नौकरी चाकरी में नहीं है उसका। एक बार नींव डालता है, एक बार दीवार खड़ा करता है, दूसरे राउंड में
तीसरे राउंड में बड़ी मेहनत से छत लदवाता है और प्लास्टर और कलर करने में कुछ लोगों का जीवन चला जाता है। ना प्लास्टर होता है ना कलर होता है। एक बार मैं बनारस से आ रहा था तो एक थर्ड जेंडर, जिसको हिजड़ा बोलते हैं आप लोग देसी भाषा में, वो बैठा हुआ था। पूना से वो आया था। पूना से आया था तो ट्रेन से देख रहा था उत्तर प्रदेश के घरों को, उसको प्लास्टर ही नहीं दिख रहे थे। रेलवे लाइन के किनारे जो घर थे उसको प्लास्टर नहीं दिख रहे थे। तो उसने हमको पूछा कि यहाँ उत्तर प्रदेश में घरों को प्लास्टर नहीं होता क्या? हमने कहा होता है, लेकिन सब लोग नहीं करवा पाते हैं। होता है, सब लोग नहीं करवा पाते हैं, कुछ लोग करवा ले जाते हैं। तो घर बनवाना इतना कठिन काम है। इतनी मेहनत से घर बनवाने के बाद भी गृह प्रवेश ब्राह्मण सर अपने माँ बाप से करवा लेते, जिन्होंने इतनी मेहनत से पाला पोसा बड़ा किया, इस लायक बनाया कि आप घर बनवाने लायक हो गए। और ये करते करते आदमी चला जाता है। जब चला जाता है तो महिलाएं बेटे को भेजती हैं पंडित के पास, पूछो आत्मा शांत हो गई कि नहीं शांत हो गई। अब पंडित संकट में, उसको तो पता है आत्मा कुछ नहीं है, उसको तो पता है, लेकिन अब वो संकट में अगर कह दे शांत हो गई है तो कुछ नहीं मिलेगा, कह दे आत्मा कुछ नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा, कहता भटक रही है। अब भटक रही है, जब भटक रही है तब तो धंधा शुरू हो गया ना कि शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा। और जब जलाते हैं तो जलाने के बाद हंसुआ लेकर के, खुरपा लेकर के, गड़ासा लेकर के, कुल्हाड़ी लेकर के सोते हैं। क्यों? पिताजी की आत्मा भटक रही होगी, रात में आएगी, गला दबा देगी। अरे थोड़ा तो बुद्धि लगाओ। आदमी के पास विवेक बुद्धि होती है, जानवर के पास सहज बुद्धि होती है। जानवर के पास सहज बुद्धि होती है, उसके पास सही गलत तय करने की क्षमता नहीं होती। विवेक बुद्धि जिसके पास होती है वो तय कर सकता है कि सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन जानवर नहीं तय कर सकता कि सही क्या है और गलत क्या है। उसको आप जैसा सिखा दोगे वैसा करेगा। जैसे बानर को, बंदर को नचाना सिखा दिया तो नचाने वाला जैसे नचाता है, बंदर वैसे नाचता है, वैसे सिखा दिया। हाथी को जैसा सिखा दिया तो शादी में आता है हाथी, तो जैसा जैसा सिखाया है वैसा वैसा करता है। लेकिन जंगली हाथी ले आओ फिर करेगा? नहीं करेगा। तो उसको जैसी ट्रेनिंग दी गई है वैसा कर रहा है। लेकिन हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमारे पास तो विवेक बुद्धि है, हमको तो सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हमको भी जैसा सिखा दिया है वैसा ही हम करते जा रहे हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे। अरे भाई, पिताजी हमारे खुद अच्छा नहीं खाए, हमको अच्छा खिलाए, खुद अच्छे कपड़े नहीं पहने, हमको अच्छा पहनाए, खुद बहुत कष्ट उठाए कि हम पढ़ लिख कर बड़े आदमी हो जाए, अच्छे आदमी हो जाए, अच्छी जिंदगी जिए। हमारे पिताजी जीवन भर ये करते रहे, खुद दुख उठाते रहे, हमें अच्छी जिंदगी देने की कोशिश करते रहे। मर गए तो उनकी आत्मा हमारा गला दबाएगी। अरे थोड़ा तो बुद्धि लगाओ। अगर आत्मा में इतनी ताकत होती तो दुश्मनों का गला पकड़ के दबा देती। जितने हमारे दुश्मन होते उन सब का गला पकड़ के दबा देती, खत्म हो जाते सारे दुश्मन। ये बुद्धि लगाने की बात है। ये बुद्धि लगाने से ही इंसान इंसान है। और अगर बुद्धि ना लगाओ तो इंसान इंसान नहीं है, इंसान जानवर हो जाता है। तो बुद्धि लगाने से इंसान इंसान है, अगर बुद्धि ना लगाए तो इंसान इंसान नहीं है। इंसान की स्थिति जानवर से भी खराब हो जाती है। इसलिए जानवरों की गिनती हो रही है, ओबीसी की नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही पता है? बुद्धि नहीं लगा रहा है। जानवरों की गिनती हो रही है, ओबीसी की नहीं हो रही है, क्योंकि बुद्धि नहीं लगा रहा। जाति मानना, धर्म मानना, भाषा मानना, क्षेत्र मानना, इसके नाम पर वोट दे रहा। बुद्धि लगाकर अपने अधिकार के लिए वोट नहीं दे रहा है। कैसे कल्याण होगा? नहीं होगा। जो सिखा दिया गया, हर जाति वाले अपने से ऊंची जाति खोज लिए, अपनी से नीची जाति खोज लिए, जो उनको बता दिया वो खोज लिए। ये नहीं समझ पाए कि जाति जानवर में होती है, इंसान में होती ही नहीं, जान ही नहीं था। इतने लोग बैठे, प्रकांड से प्रकांड ब्राह्मण को बुलाओ, कहो बताओ इसमें कौन किस जाति का बता सकता है? नहीं बता सकता, क्योंकि जाति जानवर में होती है, इंसान में नहीं होती है। लेकिन ये बुद्धि लगाने से समझ में आती। बुद्धि ना लगाओ तो समझ में ये नहीं आता है। तो हमारे लोगों का दिमाग ही बात दिया है, इसलिए हमारे लोग समझ नहीं पाते।
और इसका यह नतीजा है कि 3.5% के ब्राह्मण हिंदू के नाम पर हम लोगों को अधिकार वंचित करने का काम कर रहे हैं, हमारा वोट ले रहे हैं, हमारा सपोर्ट ले रहे हैं और हमें ही अधिकार वंचित करने का काम कर रहे हैं। SC, ST, OBC के लोग इकट्ठा ना होने पाए, इसके लिए लगातार साजिश होती रही। इसके लिए क्या किया? ज्योतिबा फूले OBC थे, ज्योतिबा फूले को कहा दलित नेता थे, ज्योतिबा फूले के साहित्य को कहा दलित साहित्य, छत्रपति साहू महाराज OBC थे, कहा दलितों के लिए काम किया, कहा इनका साहित्य दलित साहित्य। बाबा साहब अम्बेडकर ने OBC, SC, ST, माइनॉरिटी सबके लिए काम किया, कहा दलितों के नेता थे। मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजनों के लिए काम किया, कहा दलितों के नेता थे। क्यों? जब दलित दलित कहेंगे तो सिमटाए रहेंगे। खुद हिंदू बन के अपना कारवां बढ़ाना चाहते हैं, हम लोगों का वोट लेना चाहते हैं, और जो हमारे हक अधिकार की बात कर रहे हैं उस आंदोलन में OBC के लोग ना जाए, इसके लिए क्या कहते हैं? दलितों का नेता है, दलितों का नेता है, दलितों का नेता है। हमारे लोगों को बहुसंख्या में इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इसकी साजिश ब्राह्मण समय समय पर करते रहते हैं। लेकिन देश में जब पिछड़े वर्ग के लोग जागृत हुए, मंडल कमीशन का आंदोलन चला, मंडल कमीशन लागू हुआ, मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो क्या हुआ? RSS बीजेपी में जो OBC के लोग थे वो भी उछलने लगे, कूदने लगे कि अब तो मंडल लागू हो गया, OBC का आरक्षण लागू हो गया। तो RSS को लगा ये तो दूसरे OBC तो हमको छोड़कर भाग जाएंगे, हमारे पार्टी के भी OBC भाग जाएंगे, इतना उछल रहे मंडल लागू होने पर। तो उन्होंने कहा रोकना होगा, रोकना होगा तो क्या करना होगा? तो आडवाणी ने रथ यात्रा निकाला, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, रितंबरा, ऐसे तमाम OBC के नेताओं को आगे किया और आगे करके 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन का सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था, जिसमें 52% को 27% आरक्षण मिला था और 27% में क्रीमी लेयर लगा दिया गया था। क्रीमी लेयर का क्या मतलब है? एक लाइन में समझा जा सकता है, जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा, और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाएगा, ले लो ले लो, और है ही नहीं दांत तो चना कैसे खाएगा? जो OBC अपने बच्चे को पढ़ा सकता है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जिसके पास पैसा नहीं है, पढ़ा नहीं सकता, उसके लिए है, मगर कैसे लेगा जब पढ़ा नहीं सकता है? लाखों रुपया लग रहा, शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा, निजीकरण हो रहा, कैसे पढ़ा पाएगा? OBC के साथ धोखा हो गया। मंडल की केवल एक सिफारिश लागू हुई, बाकी लागू नहीं हुई। OBC को समझ में नहीं आया। हम रोज OBC के लोगों को पूछते, मंडल कमीशन पढ़ा? तो हमारा चेहरा देखते तो हम जान जाते हैं कि पढ़ा नहीं, ज्यादा कठिन सवाल हो गया। तो हमने कहा देखा, फिर चेहरा देखते हैं तो हम समझ जाते देखा भी नहीं, ये पढ़ा भी नहीं, देखा भी नहीं। क्यों नहीं पढ़ा, क्यों नहीं देखा? अरे जिससे तुमको अधिकार मिल रहा उसको नहीं पढ़ा, उसको नहीं देखा। क्यों नहीं पढ़ा, क्यों नहीं देखा? क्योंकि जब मंडल की लड़ाई लड़ना था तब वो मंदिर बनाने की लड़ाई में गए थे, बाबरी मस्जिद गिराने की लड़ाई में गए थे। 16 नवंबर 1992 को मंडल का फैसला आया और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। हम लोग तो लंबे समय से कह रहे थे जब मंदिर बनेगा तो क्या OBC के लोगों को घंटा बजाने के लिए रखा जाएगा? तो लोग कहते थे अरे ये तो विरोधी लोग ही हैं, ऐसे बोलते रहते हैं। अरे विनय कटियार इतने बड़े नेता हैं, कल्याण सिंह इतने बड़े नेता हैं, उमा भारती इतनी बड़ी नेता है, कैसे नहीं किसी को रखेंगे ट्रस्ट में? तो हमारे लोगों को लगता था रखेंगे। जब ट्रस्ट बना एक भी OBC को नहीं रखा, चटनी अचार भर को भी नहीं रखा। खाने में चटनी अचार का छोटा सा रोल होता है, उतना छोटा सा रोल के लिए भी नहीं रखा। विनय कटियार का एक चैनल ने इंटरव्यू किया और विनय कटियार को पूछा आपको कोई जिम्मेदारी मिली है मंदिर बनवाने में? कहा हमें तो कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। कहा आप जाते हैं? हाँ, टहलने घूमने के लिए चले जाते। तो मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण आया है, जाएंगे? आप कह रहे हैं तो चले जाएंगे, मतलब कोई पूछ नहीं रहा है, जाओ तो ठीक है, न जाओ तो ठीक है, कोई पूछ नहीं रहा है। कहां चले गए विनय कटियार, कहां चले गई उमा भारती, कहां चले गए दूसरे नेता? OBC का हिंदू के नाम पर इस्तेमाल करो और फिर तो 3 समय हम बढ़िया वाले हिंदू होते हैं। वोट देने के लिए हिंदू, चंदा देने के लिए हिंदू,
और मुसलमान से लड़ने के लिए हम ही हिंदू, फिर तो वो सोचते हैं किसी को आगे करो 52 वाले, हम तो 3.5 है, कहीं ऊपर नीचे हो गया तो उसमें भी कमी आ जाएगी, तो थोड़ा इसी को आगे करो 52 वाले को, हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो पिछड़े वर्ग के लोगों का नुकसान किया जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बात पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है और अपने हक अधिकार की लड़ाई में आने की जरूरत है। दूसरी तरफ एक लंबे समय से जब से देश आजाद हुआ, चाहे ओबीसी के आरक्षण का मामला हो या जनगणना का मामला हो, कांग्रेस ने एक लंबे समय से रोक कर रखा और फिर बीजेपी ने रोक कर रखा और लगातार रोका हुआ है। लेकिन आज राहुल बाबा को भी चमत्कार हो गया, उनको भी आत्मा उनकी जाग गई है और वो कह रहे हैं हम करेंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जाति जनगणना जहां जहां तुम्हारी सरकार है वहां दे दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वहां लागू कर दिया। अरे पहले वहां लागू करते तो लोग विश्वास करते कि आगे करेंगे, लेकिन लागू करने का मामला नहीं है। उन्होंने सोचा, नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी फेंका था कि हवाई जहाज वाले हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे, बेचारे हवाई चप्पल वाले चप्पल खरीदने की हैसियत में नहीं रह गए, चप्पल में इतना टाका लगवा रहे हैं, इतना टाका लगवा रहे हैं, इतना टाका लगवा रहे हैं, जब तक उसका धुर्री धुर्री टुकड़े टुकड़े नहीं उड़ जाते हैं तब तक चप्पल की सिलाई हमारे लोग करते रहते हैं। कहा हवाई जहाज में बैठाएंगे या चप्पल खरीदने की स्थिति नहीं है। तो राहुल सोच रहे हैं जब मोदी फेंक फेंक के कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे, 15-15 लाख खाते में आएंगे, किसानों की इनकम 2 गुनी हो जाएगी, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। जब मोदी बड़ी बड़ी फेंक के सत्ता में आ सकता है तो हम क्यों नहीं बड़ी बड़ी फेंक के सत्ता में आ सकते हैं। तो राहुल सोच रहे हैं हम भी बड़ी बड़ी फेंकें और जो बातें वामन मेश्राम साहब बोल रहे हैं वो बातें हम ही बोले, तो जिनको वामन मेश्राम साहब ने तैयार किया है समाज को, वो हमारे पीछे लग जाएगा, बोलेगा राहुल कल्याण करेंगे। और कुछ हमारे जेंटलमैन टाइप के लोग वो लग गए हैं, क्योंकि उनकी आत्माएं भटक रही, राज्यसभा में कौन भेजेगा, विधानसभा में कौन भेजेगा, तो उनकी आत्माएं भटक रही है, तो उधर से पैरवी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भेड़िया शाकाहारी हो गया। पहले कांग्रेस खराब थी, अब तो ठीक हो गई, भेड़िया शाकाहारी हो गया। अरे भेड़िया कभी शाकाहारी होता है? भेड़िया कभी शाकाहारी नहीं होता है। जो इस गलत फहमी में रहकर भेड़िए को खाना खिलाने जाता दया करके, तो भेड़िया भाईचारा नहीं निभाता है, भाई वाला भूल जाता है और चारा समझकर उसको खा जाता है। अगर ओबीसी SC ST के लोग 3.5% के चक्कर में जाएंगे तो उनको चारा समझकर खा लिया जाएगा। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, फिर कांग्रेस, हमको बार बार गुस्सा दिलाया जाता है। 14 में कांग्रेस के खिलाफ बहुत गुस्से में थे तो बीजेपी को ले आए, अब बीजेपी के खिलाफ गुस्से में है तो दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। एक 4 जूता मारती है तो हम चिल्लाते हैं, दूसरा कहता बहुत गलत कर रही, 4 मार रही, नहीं मारना चाहिए, तो हम सोचते ये सही है, ये हमारे साथ न्याय करेगी। उसके पास जाते, उसकी सरकार बनाते तो पहला वाला उसके कान में जाकर बोलता आ गई सरकार, आ गई। कैसे आ गई पता है? हम 4 लगाए तब आ गई। तो तुम ध्यान रखना, 4 का 3 मत कर देना, 2 और बढ़ा देना। 2 बढ़ा दोगे तब ये चिल्लाएंगे, तब हमारे पास आएंगे। तो दोनों में कंपटीशन लगा है जूते बढ़ाने का, कम करने का कोई मामला नहीं है। तो कांग्रेस बीजेपी अलग अलग नहीं है, एक ही है और दोनों मिलकर इस देश में ओबीसी SC ST के लोगों को गुमराह कर रही है, उनके हक अधिकारों को खत्म करने का काम कर रही है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है इसलिए बहुत बात नहीं करना चाहते, आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देते हैं। हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो हमारे यहाँ गांव देहात में कहावत है, कर बहिया बल आपनो छोड़ पराइया, कर बहिया बल आपनो छोड़ पराइया। दूसरों से उम्मीद छोड़कर, कांग्रेस से, बीजेपी से, इससे उससे उम्मीद छोड़कर अपने कंधे पर आगे बढ़ो, अपने बाहुबल से आगे बढ़ो। तो आज हमारा बाहुबल क्या है? आज बहुजन समाज का बाहुबल क्या है? आज आप जहां आए हैं बांग से, भारत मुक्ति मोर्चा ये देश की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति है। एक RSS बीजेपी की ताकत है, एक कांग्रेस की ताकत है, उसके बाद तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जो ताकत है वो बांग से भारत मुक्ति मोर्चा की ताकत पूरे देश में है। और अगर मूल निवासी बहुजन समाज की बात किया जाए तो पहले नंबर की ताकत बांग से भारत मुक्ति मोर्चा की ताकत है।
और इस ताकत को रोकने के लिए तमाम प्रकार की साजिशें की जा रही है। और अगर हम लोग ठान लें, जो इसमें विषय बनाया गया चलो बूथ की ओर, अगर ये बातें हम लोग कर लें और बस्ती में जितने बूथ हैं उन बूथों का निर्माण कर लें, देश में 15 लाख बूथ है, 15 लाख बूथों पर यह अभियान चलाया जा रहा है, तो हम राष्ट्र की पहले नंबर की ताकत बन सकते हैं। और पहले नंबर की ताकत बन जाएंगे तो वामन मेश्राम साहब एक आदेश देंगे, हर बूथ पे ईवीएम फोड़ दिया, ईवीएम का मामला खत्म, चुटकी में खत्म हो जाएगा। केवल संगठन बनाने की जरूरत है, नहीं तो राहुल खत्म करेगा, फलाना खत्म करेगा, ढकाना कोई खत्म। राहुल तो कह रहा वोट चोर गद्दी चोर, ईवीएम का नाम ही नहीं ले रहे राहुल। अरे ईवीएम रहेगा तो वोट चोर गद्दी कैसे छोड़ेगा? ईवीएम का नाम ही नहीं ले रहे। तो हमें ही करना होगा और इसके लिए बूथ लेवल पर संगठन बनाना होगा। अगर हम बूथ लेवल पर संगठन बनाते हैं तो इस देश की पहली नंबर की ताकत बन सकते हैं और इस देश की सत्ता और व्यवस्था हमारे नियंत्रण में आ सकती है। फिर इस देश में इंसाफ कायम हो सकता है। इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये इंसाफ है। तो इंसाफ की इस लड़ाई में आप लोग साथ सहयोग देंगे, इस आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।